मत, नाम ही बहुत बड़ा है। जीत बना पूछा मत, ये तो वो वाली बात होगी, नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ, यदि आपको वीडियो बढ़िया नहीं लगे और आपको वास्तव में पढ़ाई ही करनी है तो इसको 2 की स्पीड में करके देख लो, आपको याद जरूर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी। और सिर्फ बातें, शायरियाँ, चुटकुले ये सुनने हैं तो फिर आप बनी वीडियो को देखकर जा सकते। अर्थ कुछ तो बनता नहीं पड़ेगा, अर्थ कुछ बनता नहीं पड़ेगा। हम क्या नंबर नंबर 1 गदर बेसिन, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौर उपभूमि या नागौर उपभूमि, और नंबर 4 लूनी बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है जहाँ नदी का प्रवाह क्षेत्र हो, उसमें और भी सारी नदियां आती है, नदी अकेली नहीं आती, 2 4 5 10 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी निकलती है, और जहाँ जहाँ से दूसरी नदियां भी सारी नदियां भी आती हैं, उस पूरे क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। बेसिन मतलब ये देखो, ये मान लीजिए ये लूनी नदी, लूनी नदी में जवाई भी आती है, सूखी भी आती है, बाली भी आती है, लील भी आती है, मीठी भी आती है, दूधी भी आती है, बहुत सारी नदियां आती है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये अपना लूनी बेसिन कहलाएगा, जहाँ से नदियां उत्पन्न होती है और अंत में जाकर जहाँ मिलती है, और पूरा लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र बेसिन कहलाता है। उस नदी के प्रवाह। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था कंप्लीट जीके पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, जिसमें भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। पहले हमने स्थिति विस्तार कंप्लीट किया, फिर हमने भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उठाया, उसको हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा, जिसमें हमने देखा एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर हमने वो सारा कंप्लीट किया और अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें आएगा गग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, लूनी बेसिन और गोडवाड़ प्रदेश कह सकते हैं हम, और नागौरी उच्च भूमि। लूनी बेसिन को ही हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और पूरा लाभ मिल सके। यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत देकर, उस पर आपको नोट्स, क्विज और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें और तथ्य मिलते रहेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश का अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि या नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 लूनी बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है जहां नदी का प्रवाह क्षेत्र हो, उसमें और भी सहायक नदियां आके मिलती है। नदी अकेली नहीं आती, 2 4 5 10 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी निकलती है, और जहां जहां से वो दूसरी नदियां भी, सहायक नदियां भी आती हैं, उस पूरे क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। बेसिन मतलब कि ये देख लो, ये मान लीजिए ये लूनी नदी है, इस लूनी नदी में जवाई भी आती है, सूखड़ी भी आती है, बांडी भी आती है, लीलड़ी भी आती है, मीठड़ी भी आती है, जोजड़ी भी आती है, बहुत सारी नदियां आती है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये अपना लूनी बेसिन कहलाएगा, जहां से वो नदियां उत्पन्न होती हैं और अंत में जाकर जहां मिलती हैं, और पूरा लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र बेसिन कहलाता। तो उस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन कौन सा है? तो एकदम बढ़िया संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, एकदम विस्तृत रूप में, जो आपके कभी एग्जाम में आपको धोखा नहीं देगा। हर एग्जाम में आपके पास उसकी जानकारी होगी। मैं कहता हूं ये वीडियो अगर कोई पूरा देख ले तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, वो अपने आप में एक किताब बन जाएगा, क्योंकि यहां से एक एक वर्ड आपको याद होने जाएगा। क्योंकि ये राजस्थान का भूगोल है, एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ जाता है, और दूसरी बार यदि आप रिविजन कर दे और एमसीक्यू निकाल दे तो फिर आपको कोई नहीं कह सकता कि आप, यदि 10 भूगोल के प्रश्न आए तो आप 9 राइट करके आएंगे ही आएंगे। ओके, बोलिए आप आरएस का एग्जाम दो या फिर
हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो हम कुछ ही दिनों में हिंदी की क्लासेस संपूर्ण रूप से लगाएंगे, तो आप जरूर आइएगा। फिर हमारा एक इंग्लिश ही बचेगा, उसकी भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं गग्गर बेसिन। उससे पहले हमें राजस्थान का एक नक्शा देख लेना। नॉर्मली मैं राजस्थान का नक्शा बना लेता हूं जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। ये मैंने बनाया है, कोशिश की है। और ये अपने श्री गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। ओके, और ये जो क्षेत्र है यहां से एक नदी आती है गग्गर। हम अपवाद तंत्र में पढ़ेंगे कि गग्गर नदी कौन सी है, क्या है, उसके उपनाम क्या है, सारी चीजें अपवाद तंत्र में पढ़ेंगे। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ये अपने गग्गर बेसिन होता है। ये अपना अरावली होगी, मान लीजिए अरावली है। यहां से यहां तक शेखावाटी, यहां से यहां तक नागौर उच्च भूमि और यहां से यहां तक लूणी बेसिन। ओके, तो ये नॉर्मली मैंने बताया है। अब एक एक चीज हम क्लियर करेंगे, एक एक चीज, एक तथ्य नहीं छोड़ेंगे, एक चीज हम बात नहीं जाने देंगे। तो गग्गर बेसिन, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस चीज के यदि आपने नोट्स बना दिए तो कभी किताब खरीदने का मौका नहीं मिलेगा आपको, गारंटी। क्योंकि एक बार तो आप यहां से पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ आप यदि नोट्स बना देंगे तो आपको साथ ही साथ में याद हो जाएगा। तो गग्गर बेसिन कहाँ है? तो ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में विस्तृत है। विस्तृत यानी फैला हुआ है, में विस्तृत है। कहां पर विस्तृत है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। दूसरी बात, इस क्षेत्र को योदय भी कहते हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को योदय भी कहते हैं। योदय यानी जहां पर युद्ध होते हैं ज्यादातर। इसका मतलब हमें याद नहीं करना है, हमें बस इतना याद रखना है कि इस क्षेत्र को प्राचीन समय में योद्धे भी कहते हैं। योद्धे भी कहते हैं। ओके, इस क्षेत्र को योद्धे भी कहते हैं। अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि यहां पर कौन सी नदी बहती है। तो एकमात्र नदी है गग्गर नदी, और उसी के कारण इसे गग्गर बेसिन कहते हैं। तो इस क्षेत्र में गग्गर नदी का प्रवाह है। दूसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र में गग्गर नदी का प्रवाह है। मैं एक बात कहता हूं, यदि आपको वीडियो बढ़िया नहीं लगे और आपको वास्तव में पढ़ाई ही करनी है तो इसको 2 की स्पीड में करके देख लो, आपको याद जरूर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। और सिर्फ बातें, शायरिया, चुटकुले ये सुनने हैं तो फिर आप भली वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ओके, तो आप 2 की स्पीड में करके देख लेंगे ना तो भी आपको मैटर याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इस नदी में गग्गर नदी का प्रवाह है तो गग्गर नदी के आसपास के मैदान भी तो होगा, वहां का प्रवाह क्षेत्र भी होगा, आसपास में जगह होगी। तो उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को उसकी वहां की लोकल भाषा में नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, तो नाली या पाट किसे कहते हैं? ये सवाल कई बार आया हुआ है और अब की बार भी आएगा, गारंटी। तो गग्गर नदी के मैदान, आसपास मैदान होता है या फिर तल होता है को नाली या पाट कहते हैं। बस इतना याद रखना है। नाली या पाट किसे कहते हैं? गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो मैदान होता है, तल होता है, उसे नाली या पाट कहते हैं। वहां पर फसलें वगैरह भी होती हैं। ओके, और क्या है? तो यहां पर सैम की समस्या सर्वाधिक है। सैम क्या होता है?
तो इसके लिए पहले हमें पढ़ना होगा कि यहाँ पर सर्वाधिक नहरें हैं। क्या है? नहरें हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक नहरें हैं। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक नहरों वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षेत्र नहरों वाला क्षेत्र है। नहरों वाला क्षेत्र है। वही ऐसा कंटेंट पैसे देकर भी नहीं कराते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो भले इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको वास्तव में मजा आएगा। तो हम बात करते हैं इस क्षेत्र को। सर्वाधिक नहरें हैं यहाँ पर गग्गर बेसिन में। नहरें कौन कौन सी हैं? तो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, उसी वहीं से आती है, क्योंकि हरियाणा पंजाब से श्रीगंगानगर मिलता है और हनुमानगढ़ का भी कुछ हिस्सा पंजाब से मिलता है और हरियाणा से भी कुछ हिस्सा मिलता है। तो पंजाब से दो नहरें आती है हमारे, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, और वहां से स्टार्ट होती है। और सर्वाधिक लाभ भी इन दो जिलों को ही मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक हमें नहरें देखने को मिलती है। अब कहते हैं सैम क्या होता है? सैम सैम एक समस्या है, भूमि की समस्या है। हम कह सकते हैं ये भूमि का बीमारी है। ठीक है, भूमि की बीमारी। बीमारी कैसे है? तो ये गग्गर बेसिन है, ये कोई समय अपना रेगिस्तान था। ठीक है, अभी भी रेगिस्तान में आता है, मरुस्थल में पड़ रहे हैं। तो ये मरुस्थल था। फिर यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर लाई, फिर इंदिरा गांधी नहर आई भारत सरकार द्वारा। तो ऐसे करके यहाँ पर आ गई नहरें। लेकिन इस जमीन के नीचे कैल्शियम की पट्टी है। क्या है? कैल्शियम की परत है। कैल्शियम एक ऐसी चीज होती है जो पानी को सोखती नहीं है और पानी को अपने आर पार भी नहीं जाने देती। तो फिर क्या होता है, जब नहरें आती है तो नहरों के आसपास में पानी का रिसाव होता है। पानी का, आपने कोई मटका देखा है? मटके में क्या होता है? मटके में आपके जब पानी डालोगे तो सारा दिन जरता रहता है, क्योंकि वो मिट्टी का बना होता है। यदि पक्का मटका भी इतना जरता है तो वो तो असली मिट्टी है, एकदम पोली पोली मिट्टी है। तो वहां पर तो वो पानी अंदर रिसाव करती है। बोले आप कैसे सीमेंट आरसीसी से बोले किसी से बनाओ, वो रिसाव करती है। तो वो पानी जमीन के अंदर आता है। जो नहरी किनारा होता है, किनारों के आसपास जो खेत होते हैं, वहां पर वो पानी रिसाव होता है। और नीचे है कैल्शियम की पट्टी, कैल्शियम की परत, और पानी वो जमीन के अंदर जाती नहीं, इसलिए वो जमीन के ऊपरी परत पर ही भरी रहती है। वो पानी अपने ऊपरी परत पर ही जमा हो जाता है और फिर वो फसलों को खराब करता है। यदि ज्यादा पानी भराव होता है तो फसलों को खराब करता है, और ये भूमि की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या उपाय है? क्या? हाँ, उपाय है, बिल्कुल उपाय है। आप इसके आसपास जहां पर पानी भरा होता है या जहां नहरी इलाका है, किनारा है, वहां पर एक नीलगिरी का वृक्ष आता है, सफेदा बोलते हैं जिसे। उसका तना एकदम पूरा व्हाइट होता है, उस पर पत्तियां आती है लंबी लंबी ऐसी। तो वो बहुत ऊंचा जाता है और सर्वाधिक पानी सोखता है। नीलगिरी नीलगिरी होती है, वो सर्वाधिक पानी लेती है, तो वो अपना पानी अंदर ले लेती है। तो ये कुछ उपाय है। ये सैम की समस्या सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक सैम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। ओके, तो सर्वाधिक सैम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो पहले तो हम सैम क्या है? सैम सैम तो गग्गर बेसिन के जमीन के नीचे, जमीन के नीचे क्या है भाई? कैल्शियम की परत है। कैल्शियम कैल्शियम की परत नीचे, कैल्शियम की परत है तथा नहरी क्षेत्र होने के कारण पानी का सर्वाधिक रिसाव होता है। पानी भर जाता है, मान लीजिए भर जाता है, पानी भर जाता है, और जमीन में कैल्शियम की जो परत है, कैल्शियम की परत पानी सोखने नहीं देती। क्या नहीं करती? पानी सोखने नहीं देती, सोखने नहीं देती, तथा
पानी भरा के भरा रहता है, पता, पानी भरा के भरा रहता है। एकदम आसान भाषा में, साधारण भाषा में, गगर बेसिन के जमीन के नीचे क्या है, कैल्शियम की परत है तथा नहरी क्षेत्र होने के कारण पानी भर जाता है और जमीन की में कैल्शियम की परत पानी को सोखने नहीं देती तथा पानी भरा के भरा रहता है। इस चीज को एक हिंदी में और कहते हैं जल उत्प्लावनता, जल उत्प्लावकता। जल उत्प्लावक को या जल उत्प्लावकता को सेम ही है। ओके, और सीधा सिस्टम है, सेम सेम याद रखो आप, बस सेम सेम की समस्या ये है। सेम की समस्या, पानी की पानी भरा रहता है, नीचे नहीं जाता। सर्वाधिक पानी कहां पर रहता है, ये सेम की समस्या सर्वाधिक कहां रहती है, तो अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में रहती है। सर्वाधिक सेम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में रहती है। वादा है हमारा पूरा कोर्स होगा बिल्कुल जीके एकदम कंप्लीट, जहां से राजस्थान की स्थिति यानी उत्पत्ति हुई थी राजस्थान की, वहां से हम पढ़ रहे हैं कैसे राजस्थान पैदा हुआ, भौगोलिक स्थिति क्या है, सारी बातें करेंगे और वर्तमान जो आज तक होगा वहां तक लाकर छोड़ देंगे। इतना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो क्या है यार, फिर तो बोलिए आप आर एस टॉप करो, कोई टेंशन नहीं। तो सर्वाधिक सेम की समस्या कहां है, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में है। सर्वाधिक सेम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है। इसका एक उपाय है, सेम की समस्या से बचने का उपाय, सेम की समस्या का निवारण क्या है, तो नीलगिरी यानी सफेदा, नीलगिरी या इसे कहते हैं सफेदा के वृक्षों का रोपण, वृक्षों का रोपण। ओके, तो नीलगिरी या सफेदा के वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, इससे आपके पानी की सोख लेगा। ओके, इसका निवारण यही है। तो मेन कहां पर होता है, ये जो सेम की समस्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, लेकिन सर्वाधिक कोई स्थान तो होगा। जैसे हम कहे कि पूरे राजस्थान में मारवाड़ी रहते हैं, लेकिन कोई एक स्थान है जहां पर सर्वाधिक मारवाड़ी रहते हैं, तो वो है अपना मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर। ये जो जोधपुर संभाग है ये संपूर्ण मारवाड़ कहलाता है, तो वहां पर मारवाड़ी सर्वाधिक रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर भी एक दो गांव ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक सेम की समस्या है, वो है, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि अलग लिखता हूं। ओके, अलग लिखता हूं, कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाइए साथ साथ में, बिल्कुल। तो सर्वाधिक, तो मैं कहूं हनुमानगढ़ का एक गांव है बड़ोपल। कौन सा गांव है, बड़ोपल गांव कहां पर है, हनुमानगढ़ बड़ोपल। ओके, और रावतसर और लूणकरणसर, ये दो तीन गांव है यहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या है। किसकी समस्या, सेम की समस्या है। बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़, रावतसर, लूणकरणसर में सर्वाधिक सेम की समस्या है। ओके, तो रावतसर, लूणकरणसर यहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या होती है। यहाँ पर कोई फसल होती है, तो होती है, बिल्कुल होती है, नहरी क्षेत्र है, फसल नहीं होगी तो फिर क्या होगी। तो यहाँ पर सर्वाधिक फसल होती है गेहूं की और दूसरे नंबर होती है चावल की। ओके, तो हमारे यहाँ पर गांव में कभी कभी पंजाबी लोग आते थे, हम कहते थे पंजाबी आए, पंजाबी चावले चावले ऐसे करते थे, तो हम कहते हैं पंजाबी आ गए, पंजाबी आ गए। फिर पता चला वो पंजाबी नहीं, वो तो राजस्थानी है, हमारे यहाँ पर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में रहते हैं
और वहां से चावल की खेती करते हैं और यहाँ पर रखकर बेचते हैं। तो फिर हम जहाँ जब गली में आते थे तो हम भी साथ साथ जाते थे, और चावले 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 ऐसे, तो हम भी चावले चावले करते थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती। यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती होती। किसकी खेती होती? गेहूं की खेती, खेती को, कृषि को होती है। सर्वाधिक गेहूं की खेती कहां पर होती है? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और श्री गंगानगर को धान का कटोरा भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना। और इसी के लिए कहते हैं धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर आपके गेहूं की खेती होती है। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है यहाँ पर, यह भी आपको याद रखना है। तो यह था गग्गर बेसिन। अब हम पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश क्या है? तो कोई समय यहाँ पर शेखावत राजपूतों का शासन हुआ करता था, इसलिए उसको नाम लोकल भाषा में, वहां की स्थानीय भाषा में उसे शेखावाटी कहने लगे, और धीरे धीरे हम आज शेखावाटी प्रदेश को शेखावाटी प्रदेश के नाम से पढ़ते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और डीडवाना कुचामन का कुछ उत्तरी भाग भी आता है, यानी डीडवाना कुचामन का भी भाग आता है, क्यों नया जिला बना ना, इसलिए। एक और नया जिला बना था नीम का थाना, लेकिन उसको अब हटा दिया है, वो हम अब नहीं पढ़ेंगे। एकदम नए भूगोल है, एकदम करेक्ट भूगोल है, ऐसी भूगोल आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं शेखावाटी प्रदेश। इसे अंत प्रवाही क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर अंत प्रवाह की नदियां सर्वाधिक है। अब अंत प्रवाह क्या है? जो नदियां पानी इसमें आती है, पानी लेकर आती है, लेकिन वहां आकर लुप्त हो जाती है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक अंत प्रवाह की नदियां ही पाई जाती है। वो नदियां आती हैं और पानी लेकर आती हैं, और एक स्थान पर जाकर खत्म हो जाती है। यहाँ की मुख्य नदी है कांतली। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और एक दो नदियां और है, रूपनगढ़, मेहता, जो कि सांबर नदी में, सांबर झील में जाकर गिरती है। तो ये आपको हम अपवाद तंत्र में पढ़ेंगे, जहां पर नदियां पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं शेखावाटी प्रदेश। तो मित्रों, कमर कसकर तैयार हो जाओ, शुरू होने जा रहा है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी शेखावाटी प्रदेश कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? तो हमने देखा गग्गर का मैदान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में है, तो ये हो जाएगा अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन का कुछ हिस्सा, कुछ भाग कह दो, कुछ हिस्सा कह दो, भाग में विस्तृत है, विस्तृत। ओके, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन के कुछ भाग में यह फैला हुआ है। इसे शेखावाटी प्रदेश क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर किसी समय शेखावत राजपूतों का शासन था। यहाँ पर प्राचीन समय में शेखावत राजपूतों का शासन था। ओके, इसलिए इसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। इसलिए इसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। देखो, एक एक शब्द लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, तो एकदम पूरी मेहनत की है, एकदम 101% आपके लिए तैयार है। और आने वाले समय में आपको यह चैनल
जरूर दिखेगा और एकदम आपके काम आएगा। तो आज नहीं तो कल काम आएगा, इसलिए आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये अंतः प्रवाह क्षेत्र है, यानी यहाँ पर सर्वाधिक अंतः प्रवाह की नदियां बहती हैं। तो यह एक अंतः प्रवाह क्षेत्र है, यह एक अंतः प्रवाह क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां बहती हैं। ओके, तो अंतः प्रवाह की नदियां सर्वाधिक बहती। यहाँ की मुख्य नदी कांतली नदी है, कांतली नदी है। एक बात याद रखना, भले चूरू सीकर झुंझुनू का अंतः प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं, लेकिन चूरू एक ऐसा जिला है जहां पर कोई नदी है ही नहीं। चूरू, बीकानेर और फलोदी नए राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पर कोई नदी है ही नहीं, यानी उनको नदी देखने का अवसर नहीं मिलते हैं। ये देखते हैं तो बाहर आकर देखते हैं, क्या करें, नहीं है तो नहीं है, पकड़ के तो ला नहीं सकते। तो अपने चूरू जिले में नदी नहीं है, यहीं पर लिख दू। यहाँ की मुख्य नदी कांतली नदी है, यह अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि चूरू जिले में नदी नहीं है। चूरू जिले में बिल्कुल नदी है ही नहीं, तो एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है। नदी नहीं है। ओके, तो चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है भाई। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ की मुख्य नदी कांतली, और इसमें यहाँ पर 2-3 नदियां और है, जैसे कि रूपनगढ़। अन्य नदियां और नदियां हैं, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ गांव का नाम नहीं, नदी का नाम है। और मेनता नदी है। ओके, तो ये मेनता नदी है। चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है। तो ये कुछ शेखावाटी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है कि वहां पर तो थी कैल्शियम की परत, यहाँ पर है चूने की परत। राजस्थान को कुछ न कुछ मिला ही मिला है, और हर एक क्षेत्र को कुछ मिला है। अब गग्गर बेसिन को कैल्शियम की परत मिल गई और शेखावाटी प्रदेश को चूने की परत मिल गई। अब क्या होता है कि जब कैल्शियम की परत होती है तो ऊपर का पानी नीचे नहीं आता, और जब चूने की परत होती है तो नीचे का पानी ऊपर नहीं आता। उल्टा सिस्टम हो गया। तो नीचे का पानी ऊपर नहीं आता ना, तो वो नदियां क्या होती है, नीचे नीचे ही बहती है। ठीक है, तो जमीन के अंदर नदियां बहती है, इसीलिए इसे अंतः प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। गग्गर प्रदेश में, अपने गग्गर बेसिन में ऊपर का पानी नीचे नहीं जाता, और यहाँ पर नीचे का पानी ऊपर नहीं आता। जबरदस्त। ठीक है, हर एक को एक विशेषता मिली हुई है। तो यहाँ पर यहाँ की जमीन के नीचे, धरती के नीचे कहो, जमीन के नीचे कहो, जमीन के नीचे कैसी परत है, चूने की परत है। नीचे चूने की परत है। चुनी लाल जी जाकर बैठ गए। चूने की परत है भाई, यहाँ की जमीन के नीचे चूने की परत है, जिसके कारण ऊपर का, नीचे का पानी ऊपर नहीं आता, जिसके कारण पानी जमीन में ही बहता है, जमीन में ही बहता है। क्या बात है। ओके, तो यहाँ का पानी भाई जमीन के नीचे ही बहता है। अब यहाँ पर क्या है ना, कोई समय बड़ी बड़ी नदियां बहती थी, देखी किसी ने नहीं है। जो भूगोल के वैज्ञानिक होते हैं वो बैठे बैठे अनुमान लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई समय यहाँ पर नदियां बहती थी, उस समय ये पानी के साथ बढ़िया उपजाऊ मिट्टी आई थी, और वो जलोढ़ मिट्टी
उपजाऊ मिट्टी जो पानी के साथ आती है, नदियों के साथ आती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो वो जलोढ़ मिट्टी अब हो गई है पुरानी, तो इसे बांगर कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बोर्ड पे अच्छे से समझाता हूं। बांगर क्या होता है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जल के साथ ओढ़ के आई मिट्टी, यानी कि जल के साथ फ्री फंट में एक के साथ एक फ्री वाली वो मिट्टी जब यहाँ पर आकर इकट्ठी हो गई, फिर नदियां अंदर चलने लग गई। ठीक है, तो चलने लग गई नदियां अंदर, तो तब क्या हुआ, ऊपर वाली मिट्टी हो गई पुरानी, और पुरानी होते ही फिर उसको कहने लगे बांगर। ठीक है, ऐसे ही है भाई, मारवाड़ी है, ऐसे ही चलता है, क्या करें। तो भाई अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, लाई गई कैसी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी अब पुरानी हो गई। कैसी हो गई, पुरानी हो गई, पुरानी और अनुपजाऊ हो गई, और अनउपजाऊ हो गई। पहले ये उपजाऊ थी जब जलोढ़ मिट्टी थी, नहीं थी, अनउपजाऊ हो गई, इसलिए इसे बांगर कहते हैं इस क्षेत्र को, इसलिए इस क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी कहते हैं, बांगर प्रदेश भी कहते हैं। प्रश्न आएगा कि कौन से क्षेत्र में, कौन से जिलों में बांगर प्रदेश है, तो आप कहेंगे अरे यार बांगर 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 तो सीमेंट सुना है, पर ये तो बांगर प्रदेश तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये बांगर प्रदेश है, जिसे शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी समय जलोढ़ मिट्टी आई थी, वो पुरानी हो गई और फिर ये अपने बांगर हो गई। तो ये थी अपने शेखावाटी प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। थोड़ा एक और दो बातें देख लेते हैं, फिर हम आगे लेंगे। नागौरी उच्च भूमि, आज का सेशन बड़ा ही लाजवाब है वास्तव में, जो पूरी क्लास में रुका हुआ है उसको मजा आएगा। तो यहाँ पर कुछ पानी के कुएं होते हैं, पानी के कुएं होते हैं, और तीन प्रकार के कुएं होते हैं। एक होता है छोटा तालाब, छोटा सा तालाब। एक होता है कच्चा कुआं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा कुआं। और एक होता है पक्का कुआं, कच्चा कुआं पक्का कुआं, कुआं। तो पानी का जो छोटा सा तालाब होता है उसे हम कहते हैं सर, वहां की लोकल भाषा में, इसमें स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा, वहां की भाषा, वहां की मातृभाषा, स्थानीय भाषा में कहते हैं सर। ये वो वाला सर नहीं है। और ये कच्चे कुएं को कहते हैं अपने जोहड़, और पक्के कुएं को कहते हैं नाडा। तो पक्का कुआं हो जाएगा नाडा, नाडा नहीं है, नाडा है। और ये हो जाएगा कच्चा कुआं, हो जाएगा जोहड़। ये पजामे का नाडा नहीं है, ये नाडा है, नाडा। ओके, तो छोटा तालाब सर, कच्चा कुआं जोहड़, और पक्का कुआं नाडा। अब इस तीनों को याद करना, तो एक सिस्टम है कि छोटा तालाब सर, कच्चा कुआं जोड़, और पक्का कुआं नाडा। तो इसमें लिखना है कि सर, सर जोर नाटा, सर बेटा जोर नाटा, सर जोर नाटा, एकदम सर लार पड़ी कुत्तो। तो सर का करिए सर जोर नाटा, तो ये हो गया सर जोर नाडा, सर जोड़ नाडा। सर यानी छोटा तालाब, जोड़ यानी कच्चा कुआं, नाडा यानी पक्का कुआं, सर जोर नाटा। ठीक है, तो सर जोर नाटा। अब हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि का मतलब क्या है,
नागौर तो हम जानते हैं कि नागौर हमारा राजस्थान का एक जिला है। तो ये उच्च भूमि क्यों है? उच्च भूमि क्यों है कि एक तो मैदान होता है समतल, एक होता है पहाड़ सर्वाधिक ऊंचा, एक होता है पठार, पहाड़ से थोड़ा नीचा और मैदान से कुछ ऊपर। लेकिन यहाँ पर ना पठार है, ना मैदान है, ना पहाड़ है, यहाँ पर हल्की सी जमीन ऊंची उठी हुई है, इसलिए इसे नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि केवल नागौर में नहीं है, तो कहां पर है? तो नागौर, एक है डीके, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, कुचामन नाम ही बहुत बड़ा है, डीडवाना कुचामन। ये तो वहां वो वाली बात हो गई, नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा, वो वाली बात होगी। तो डीडवाना कुचामन नाम बताते बताते आ जाएगा। और अजमेर, अजमेर में भी इसके कुछ, ये नागौरी उच्च भूमि कहलाती है। अजमेर के आसपास का क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि। अब यहाँ पर क्या है, ये 300 से 500 मीटर ऊंची, 300 से 500 मीटर, 300 से 500 मीटर ऊंची, परंतु अरावली पर्वत से अलग है। परंतु अरावली से अलग, अलग भूमि है, भूमि कहो या भूमि क्षेत्र कहो, भूमि है। तो 300 से 500 मीटर ऊंची है, अरावली से अलग है। हम ये नहीं मानना है कि भाई अरावली के कारण ऊंची, अरावली के कारण ऊंची नहीं, ये अलग ही है, स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली के कारण यहाँ पर ऊंची। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक दो चीजें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे मेन ध्यान से सवाल आता है, वो हो जाएगा अपने कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या फिर हॉच बेल्ट, हॉच बेल्ट, ये क्या है? तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एक यहाँ पर सर्वाधिक सोडियम लवणों की अधिकता है। तो यहाँ पर सोडियम, सोडियम समझते हैं ना, जो नमक में आता है सोडियम क्लोराइड, साइंस में पढ़ा होगा। तो सोडियम लवणों, लवण यानी नमक की अधिकता है, सोडियम लवणों की अधिकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो कुबड़ पट्टी है, बांका पट्टी है, हॉच बेल्ट कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, बांका कान बांका कद बांको बांको वेन हाले वो वाला, वो बांका पट्टी, बांका पट्टी या फिर हम कैसे हॉच बेल्ट, हॉच बेल्ट, हॉच बेल्ट हो गया। कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो पानी है ना, यहाँ का पानी ये कहां से कहां तक है, पहले ये देख लो। ये नागौर के मेड़ता के पास एक गांव है जायल, जायल तहसील है, नागौर मेड़ता के आसपास एक जायल तहसील है, वहां से लेकर पुष्कर अजमेर तक वहां का पानी है, वहां पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और उस कारण से जब फ्लोराइड के पानी रोज पीते हैं, पानी तो पीना पड़ेगा ना, वहां पर पानी ही ऐसा है तो पीना तो पड़ेगा। तो फिर वहां पर वो पानी रेगुलर पीते हैं, तो रेगुलर पीने से उसके दो साइड इफेक्ट है। एक तो उनके दांत पीले के पीले रहते हैं, भले वो कोलगेट, वो अपने जो भी क्लोजअप, मैक्स फ्रेश जो भी आते हैं, जो घिस घिस के रगड़ के साफ करो ना, तो भी साफ नहीं होते। उस जो भी कोलगेट का एड बनाता है ना, उसको लाकर यहाँ पर खड़ा कर दो भाई, इसके साफ करके बता। और जैसे जैसे उम्र बीतती है तो 40-45 साल के व्यक्तियों की कुबड़ निकलने लगती है। कुबड़ यानी ऊंट की कुबड़ देखी ऐसे, उस प्रकार से वो कुबड़ निकल जाती है, यहाँ से कमर झुक जाती है, इसलिए इसे बांका पट्टी भी कहते हैं, कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। कहां से कहां तक फैला हुआ है ये कुबड़ पट्टी? तो जायल नागौर से अपने पुष्कर अजमेर तक, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। कौन सी मात्रा अधिक है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। यहाँ पर, यहाँ के पानी में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ के पानी में फ्लोराइड, फ्लोराइड की
मात्रा अधिक होने के कारण क्या है? कारण यहाँ के व्यक्तियों के, यहाँ के लोगों लोगों की कमर झुक जाती है। यहाँ के लोगों की कमर झुक जाती है तथा दांत पीले हो जाते हैं। दांत पीले हो जाते हैं। इसी कारण इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। कुबड़ पट्टी भी कहते हैं और बांका पट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ के लोगों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है। अब कुछ हमें बातें करनी है, जैसे कि अपने मकराना है, वो नागौर जिले में है। मकराना है नागौर जिले में। मांगलोद है, वो भी नागौर जिले में। मकराना में क्या है? संगमरमर की जो पत्थर है वो ज्यादा है। मकराना में क्या है? संगमरमर के पत्थर। और मांगलोद में क्या है? जिप्सम का जमाव है। तो मकराना में संगमरमर के पत्थर, मकराना में संगमरमर के पत्थर, संगे मरमर की मूरत हो तुम, वो वाली बात। तो मकराना में है संगमरमर के पत्थर। मकराना संगमरमर के पत्थर। संगमरमर नाम ही देखो, एक तो संग और फिर मरमर, यानी साथ में मरमर। संगमरमर के पत्थर, संगमरमर नाम रखने वाला कोई होशियार है तो खतरनाक। संगमरमर। और एक है मांगलोद। मांगलोद, यहां पर क्या है? जिप्सम का जमाव। सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। ये अपने नागौरी उच्च भूमि हो गई। नागौरी उच्च भूमि हो गई। अब हम लास्ट एंड फाइनल पढ़ेंगे लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में क्या है? लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश किस लिए कहते हैं, ये बात है। तो लूणी बेसिन को गोडवाड़ कहते हैं। गोडवाड़ इसलिए कहते हैं, यहाँ पर किसी समय गौड़ राजपूतों का शासन था, इसलिए इसे गोडवाड़ कहते हैं। कौन कौन से जिले में है? तो जोधपुर का कुछ हिस्सा है, और अपने पाली है, नागौर है, सॉरी नागौर नहीं, जालोर है और सिरोही है। पाली, अपने जालोर, सिरोही और जोधपुर। पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, यहाँ पर अपने लूणी बेसिन है। लूणी की सहायक नदियों के कारण इसे लूणी बेसिन कहते हैं। यहाँ पर अपने बालोतरा भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो इसलिए इसे बालोतरा में जो 56 की पहाड़ियां है ना, वो भी इसके अंदर ही आती है। 56 की पहाड़ियां लूणी बेसिन में आती है। और 56 की पहाड़ियों में एक और है पीपलुद, जिसे मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। पीपलुद को क्या कहते हैं? मरुस्थल का माउंट आबू। तो ऐसे जो फैक्ट ही सवाल बनते हैं। रटने से कुछ नहीं होता, समझने से ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सुनेंगे आप उतना ही अच्छा होगा। तो हम पढ़ेंगे लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, बेसन नहीं है, बेसिन है। बेसन के तो लड्डू होते हैं, बेसन के पकोड़े होते हैं, बेसन का हलवा होता है, लेकिन ये लूणी का बेसिन है। क्या है? लूणी बेसिन। कौन कौन से जिले हैं? तो जोधपुर का दक्षिणी भाग, फिर उसके पास में पाली, फिर उसके पास में जालोर, और जालोर के पास में सिरोही। ओके, यहां पर किसी
किसी समय, वंस अपॉन ए टाइम, यहां पर किसी समय, एक समय की बात है। यहां पर गॉड शासकों का राज होने के कारण, राज होने के कारण इसे गॉडवार भी कहते हैं। गॉडवार भी कहते हैं। गॉड शासकों का राज होने के कारण इसे गॉडवार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसे लूनी बेसिन क्यों कहते हैं? लूनी की सहायक नदियां के प्रवाह के कारण। लूनी की जितने भी सहायक नदियां है ना, उन सबको लूनी बेसिन ही कहा जाता है। तो लूनी तथा लूनी की सहायक नदियों के प्रवाह के कारण लूनी तथा लूनी की सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसे लूनी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनी बेसिन कहते हैं। ओके, यहां पर बालोतरा में 56 की पहाड़ियां है भाई, 56 की पहाड़ियां हैं तथा पीपलूद क्या है? पीपलूद भी एक पहाड़ी है और गांव है, एक क्षेत्र है। उस पीपलूद को मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। राजस्थान का माउंट आबू तो माउंट आबू ही है, ये मरुस्थल का माउंट आबू है। मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। तो ये भाई मरुस्थल का माउंट आबू है। हमारे यहाँ पर उपनाम रखने में बहुत माहिर है, हर किसी का नाम रख देते हैं, जग्गू, पप्पू, पक्कू, ऐसे ऐसे नाम, आपका गू, सबका गू, जग्गू, वो वाला बात है। तो यहां पर भी हमने उपनाम रख दिया माउंट आबू। अब हम कुछ ऐसे तथ्य पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने जरूरी है। मरुस्थल हमने आज कंप्लीट कर दिया है। कुछ एक पॉइंट है, 4-5 पॉइंट, वो आपको याद रखने हैं, जिससे आपके पक्के पक्के सवाल बनेंगे। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट मरुस्थल के बारे में, किसके बारे में? मरुस्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। क्या हो गया भाई? तथ्य। ओके, कौन कौन से मरुस्थल के फैक्ट है कि भाई राजस्थान के 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है, यानी आधे से ज्यादा तो मरुस्थल है। लेकिन इसरो वाले और भी आगे निकल गए। इसरो है जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है ना भारत में, इसरो, चंद्रयान वगैरह, तो वो, इसको भाई सही लिख देता हूं, 61.11%। इसरो वाले और आगे भाग गए। इसरो की रिपोर्ट आई भाई 2007 में, रिपोर्ट 2007 में, उसमें इसरो वाले आगे भागे और कहा भाई कि राजस्थान के 67% यानी 67%
भूभाग पर मरुस्थल है। 61% नहीं, 67% भूभाग पर मरुस्थल है। ये भाई इसरो वालों का मानना है। हमें याद करना है ये 61.11% भूभाग पर क्या है? मरुस्थल। मरुस्थल। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, तो ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है यानी रहती है। यहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है और ये विश्व का एकमात्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो यह विश्व का एकमात्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कैसे है? यहाँ पर जैव यानी जीव और विविधता यानी अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सारे प्रकार के जीव बहुत सारे रहते हैं। कहीं कहीं मरुस्थल में देखकर तो पूरा सूखा सूखा कुछ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर सारे प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। पौधे भी हैं, खिजड़ी, आंकड़ा, केड़ा सब है? फिर कौटिया, सांप सब है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।